हेलो क्लास 30 डेज इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 10 में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर 10 में बेटा हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है तो आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, आप ये नहीं देख सकते। देखिए डीपीएसपी के बारे में हम बात करेंगे तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स के बाद अगर सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टेट को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो दिया गया है डीपीएसपी। डीपीएसपी देने का सिंपल सा पर्पस ये था कि भाई आप डीपीएसपी को अगर फॉलो करेंगे तो आप एक बेटर स्टेट बिल्ड कर पाएंगे और ये स्टेट आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा। तो स्टेट बिल्ड करने के लिए डीपीएसपी बहुत जरूरी था तो इसलिए डीपीएसपी यहाँ पर डाली गई। इन डीपीएसपी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपको डीपीएसपी दी गई है। तो आइए बिना देरी के अपने डीपीएसपी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसको बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ऐड किया जाता है ये डीपीएसपी है और ये स्टेट के ऊपर है कि स्टेट को इनको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। मैंडेशन नहीं है कि आप इन्हें फॉलो करेंगे ही करेंगे, स्टेट के फंड्स पे डिपेंड करता है कि वो इसके लिए क्या करना चाहते हैं। हमारे यहाँ डीपीएसपी अगर बात करेंगे 36 से स्टार्ट होता है 51 तक चलता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। अगर बात की जाए कि भाई डीपीएसपी कहाँ से लिए गए तो हमारे यहाँ जो है डीपीएसपी को हमने पार्ट 4 में डाला है कॉन्स्टिट्यूशन के। 36 से 51 तक है हमारे यहाँ। और फ्रेमर्स कॉन्स्टिट्यूशन के इस आइडिया को इन्होंने बावरो तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया है, बट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया था। मतलब ये बोरो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया। अगर आपको प्री में कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप वहां पे डालेंगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, बट आयरलैंड ने इन रियल कहां से लिया है? स्पेन से। बी आर अम्बेडकर ने कहा कि एक नॉवेल आइडिया है, नॉवेल फीचर है, ये पढ़ा होना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो फंडामेंटल राइट के बाद आते हैं। तो जाहिर सी बात है फंडामेंटल राइट कंटेन द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने बोला है गैरनवेल ऑस्टिन, इनका नाम याद रखिएगा एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो। इन्होंने बोला है कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है डीपीएसपी। डीपीएसपी को इसकी अंतरात्मा बोला जाता है, मतलब इंटरनल सोल है इसका, ये इसका आत्मा है, अंतरात्मा इसको बोला जाता है, वहां पर है। डीपीएसपी जो है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। 1935 जब था तो 1935 में गवर्नर्स को, जो प्रोविंस के गवर्नर्स थे, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी वर्क प्रोफाइल दी गई थी 1935 में। तो इसे बोला जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर कायदे से देखा जाए तो इससे भी काफी मिलता जुलता है हमारी कंट्री का डीपीएसपी। अंबेडकर ने कहा था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह है, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल और गवर्नर जनरल को कॉलोनीज में क्या करना उसके लिए एक्ट ऑफ 1935 में दिया गया। तो बी आर अम्बेडकर ने भी कहा उसकी तरह है, बट वो एक्यूरेट वो नहीं है, उसकी तरह है, ये इन्होंने माना। अब इसके बाद ये कहा गया कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कैसे, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हमने ईज के लिए 3 भागों में बांट दिया है। एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक आइडिया होगा, एक गांधी जी से गांधीयन होगा, एक लिबरल इंटेलेक्चुअल का आइडिया होगा। बीएन राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उन्होंने कहा कि 2 तरीके के राइट होने चाहिए। देखिए बीएन राव एक सीनियर लीगल एडवाइजर माने जाते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के भी एडवाइजर थे, मतलब जो भी चीज बनेगी उसमें इनकी राय भी महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने ये बोला था कि भाई 2 तरीके के राइट होने चाहिए, एक जस्टिसेबल एक नॉन जस्टिसेबल। भाई अगर दोनों राइट्स को जस्टिसेबल कर देंगे तो स्टेट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा और उस बर्डन को स्टेट अभी बेयर नहीं कर सकता। आने वाले टाइम पे 1950s के बाद जैसे जैसे हमारी कंडीशन स्ट्रांग होगी, हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे हम डीपीएसपी को भी फंडामेंटल राइट में जोड़ सकते हैं। ये बात पहले से इन्होंने कह दी कि आप चाहें तो डीपीएसपी को अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट में ला सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया कि अगर दोनों जस्टिसेबल कर देंगे तो दिक्कत होगी। इस तरह 3 तरीके का एक्ट बना दी गई। पहला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, दूसरा गांधीयन प्रिंसिपल है, तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। फिर इनके आर्टिकल है 38, 39, 39A, 41, 42, 43। इधर अगर आप बात करेंगे तो आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48, यहाँ 44, 45, 48, 48A। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो इनको जब आप ध्यान से देखेंगे तो लाइन बाय लाइन हम पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप देखेंगे तो 8
7 और 6 मिलेंगे, टोटल 21 यहीं से आप जोड़ लीजिए, मिल जाएंगे आपको। तो बहुत इजीली आप इन्हें टैकल करेंगे तो मिल जाएगा। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है क्या, पहले ये समझिए। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, जो इंडियन सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी है, वो इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट पे जाती है, मतलब सबको इक्वल राइट्स देने चाहिए। और जो सोशलिस्टिक वेस्टर्न वर्ल्ड का था, उसमें स्टेट सारा कंट्रोल कर देती है। स्टेट सारा कंट्रोल नहीं करती, स्टेट यहाँ पर इन सब चीजों का टेक केयर करती है, तो उसको उसे ध्यान रखना है। तो स्टेट टेक केयर करेगी तभी चीजें कर पाएगी, ये चीज आपको समझनी है। तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल जो है वो इन्हीं आइडिया को मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं कि क्या हो सकता है। तो आइए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा सोशल जस्टिस जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है। इसका पाथ जो है वेलफेयर स्टेट की तरफ जाए, तो इसके लिए दिया गया है। तो पहला दिया गया है आर्टिकल 38, ये कहता है पीपुल को सोशल ऑर्डर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, माइनॉरिटीज की इनइक्वालिटी, इनकम और स्टेटस में इनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। इन्होंने कहा भाई वेलफेयर अगर चाहिए तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देना चाहिए। इनइक्वालिटी जो इनकम की है, स्टेटस की, फैसिलिटीज की, अपॉर्चुनिटीज को, इसको बदलना चाहिए। मतलब सबको इक्वल स्टेटस देना चाहिए, इक्वल इनकम देनी चाहिए, इक्वल सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, रिसोर्सेज पे इक्वलिटी होनी चाहिए। तो पहला ये कहता है। दूसरा, टू सिक्योर द राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, हमारे कमाने के तरीके एकदम सही होने चाहिए कि लिवलीहुड हमारा चला रहे, हमारे पास इतना ऑप्शन हो कि हम चीजें कर पाए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल ऑफ रिसोर्सेज, कम्युनिटी को समान भाव से देना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस, जो प्रॉपर्टी है और मींस है इनको प्रोडक्शन के किसी एक के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए। इक्वल पे इक्वल वर्क के लिए मैन और वुमेन को देनी चाहिए। प्रिजर्वेशन हेल्थ का, स्ट्रेंथ का, वर्कर का, और चाइल्ड को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए फोर्सेबल अब्यूज से। अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हेल्दी डेवलपमेंट का बच्चों के लिए, ये आर्टिकल 39 बोलता है। तो यहाँ पर 38, 39 एक सिंपल सी चीज कहते हैं, बट यहाँ पर क्या इक्वलिटी है, क्या इक्वल सोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है? नहीं है। आप कहोगे सर क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है, तो स्टेट को जब लगेगा तब वो इस पे कानून बनाएगी, जब तक नहीं लगता तब तक इनइक्वल चल सकता है। इसके बाद, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, यहाँ पर 39A लिखा है बेटा, आप ध्यान से देखेंगे, ए मतलब अमेंडमेंट। तो यहाँ पर कहा गया फ्री लीगल एड आपको मिलेगा। आप चाहें, अगर आपके पास वकील नहीं है तो वकील हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सरकारी वकील बिना पैसों के। टू सिक्योर राइट टू वर्क, राइट टू वर्क होना चाहिए। टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड द डिसेबलमेंट, यहाँ पर हमें सबकी मदद करनी चाहिए। वर्क राइट देना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस देनी चाहिए, जो अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड एज के हैं, सिक हैं, डिसेबल हैं, उन सबको। इसके बाद आर्टिकल 42 कहता है टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, ठीक है, हमें ह्यूमन कंडीशन देनी चाहिए काम करने के लिए, और मैटरनिटी रिलीफ देना चाहिए। आर्टिकल 42 के तहत सरकार ने कानून बनाया है कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको पेड लीव दी जाएगी, ताकि वो अपने बच्चे को जन्म दे पाए और पालन पोषण कर पाए। उसके बाद लिविंग वेजेस दी जाए। लिविंग वेजेस और मिनिमम वेजेस और मॉडरेट वेजेस, तीनों में डिफरेंस है। मिनिमम वेजेस मतलब आपका रोटी कपड़ा मकान चलेगा। लिविंग वेजेस में आप मूवी भी जा सकते हैं, बर्गर पिज्जा भी खा सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज सब कुछ मिलेगी। मॉडरेट में आप मूवी पिज्जा बंद कर दीजिए तो आपको मिले। तो मिनिमम वेजेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, इसकी कंडीशन इन्होंने दी नहीं है। इन्होंने कहा है लिविंग वेजेस दी जाएगी, मतलब ये आपको दी जाएगी कि आपकी हेल्थ फैसिलिटीज और एंटरटेनमेंट भी आपके सामने रहे। और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होना चाहिए। सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी हर वर्कर को मिलनी चाहिए कि जहां काम कर रहा है उसको सोशियो कल्चरल अपॉर्चुनिटी दी जाए, उसको डिनाई ना किया जाए। इसके बाद, टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, 43 ये कहता है कि हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि हम इंडस्ट्रीज में वर्कर्स को भी पार्टिसिपेशन दें, क्योंकि वही सारा प्रोडक्शन करते हैं। तो आज ये भी, अभी भी ये नहीं दिया गया, आपको पता है रीजन बीइंग भाई नॉन जस्टिसेबल है। टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपको न्यूट्रिशन वैल्यूज बढ़ानी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहिए। मिड डे मील आपने सुना होगा, मिड डे मील एक इसी का कॉन्सेप्ट है, ये इसीलिए लाया गया है कि आपकी पब्लिक हेल्थ सुधरे और लोगों को अच्छा खाना मिले। तो इसके लिए पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी, सरकार भी कैंटीन डला सकती है, वो सारी चीजें कर सकती है। गांधीयन प्रिंसिपल, महात्मा गांधी ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दिया। अगर महात्मा गांधी की आप बात करेंगे तो विलेज कल्चर पे रहते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश को देखना तो देश को गाँव में जाके देखे, ना कि शहरों में। तो महात्मा गांधी का कथन बिल्कुल सही था। गांधीयन प्रिंसिपल की जब बात करोगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में इनकी आइडियोलॉजी जो होगी गांधीयन प्रिंसिपल से रिलेटेड होगी, जो कहीं ना कहीं विलेज को प्रमोट करते हुए दिखेंगे। तो इन्होंने ये 6 आर्टिकल ऐड किया, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत,
है ना, एंड एंडो देम विद द नेसेसरी पावर। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को हमने फॉलो कर लिया आने वाले टाइम पे, और आज 3 टियर सिस्टम हमारी कंट्री में चलता है। इसके बाद टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, भाई जो कुटीर उद्योग है उनको भी प्रमोट करें, जिससे जो विलेज के एरिया के लोग हैं उस इंडिविजुअल क्लास को बहुत सारा वर्क मिले और वो अपने आप को सेल्फ स्टीम से चला पाए। इसका टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ठीक है, वॉलेंट्री फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना, 80A के तहत, इंडियन सोसाइटी एक्ट 88। तो इसके तहत यहाँ पर प्रमोशन होना चाहिए। 1860 का एक्ट है, इसमें कंट्रोल होना चाहिए, सोसाइटीज बने, वॉलेंट्री डेमोक्रेटिक प्रोफेशनल मैनेजमेंट करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने जो काम करे। जैसे अगर आप ध्यान दें, लिज्जत पापड़ है, अमूल है, ये सब एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरह काम करती हैं। इसके बाद अगला है टू प्रमोट द एजुकेशनल एंड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एसटी, एससी एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉइटेशन ना हो, आर्टिकल 46 में इन्होंने बोला कि भाई जो एसटी एससी है इनका भी प्रोटेक्शन करना हमारा काम है, तो इनके लिए भी आपको इतना करना चाहिए, इनके साथ कोई इनजस्टिस ना हो। इसके बाद टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, इन्होंने कहा किसी भी नशीले पदार्थ को पीना मना करना चाहिए जो कि इंजीरियस टू हेल्थ होगा, आर्टिकल 47 ये बोलता है। यही रीजन है कि गुजरात, बिहार जैसे कुछ स्टेट हैं जो ड्राई स्टेट हैं, क्योंकि दारू पीना, एक बच्चे ने मेरे से क्लास में पूछा था सर सिर्फ लिकर है, तो यहाँ पर लिखा है एनी ड्रग विच इज इंजीरियस टू हेल्थ, यहाँ पे तंबाकू, पान, सुपारी, कत्था सब जोड़ा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 47। इसके बाद इन्होंने कहा स्लॉटर ऑफ काउ बैन होगा, बछड़े बैन होंगे, जो अधा दुधारू गाय है उनको, और जो सूखे में मतलब जो कुछ नहीं देते उनको भी नहीं मारना चाहिए, और उनकी इम्प्रूव करनी चाहिए ब्रीड, ताकि ये फ्यूचर में अच्छा प्रोडक्शन कर पाए। इन्होंने कहा कि किसी एनिमल का वध नहीं करना चाहिए। देखिए महात्मा गांधी के आइडियोलॉजी के मैं बहरहाल मेरे जैन फॉलोवर थे, तो जैन वैसे ही हिंसा के अगेंस्ट रहते हैं। अगर आप महावीर की बात करेंगे तो एक्सट्रीम पे गए थे, इन्होंने हिंसा की बात ही नहीं की। तो महात्मा गांधी भी वही कहते हैं कि एनिमल्स को मारना गलत है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आइडियोलॉजी क्या आएगी, लिबरल इंटेलेक्चुअल की आएगी। ये चाहते थे कि सोसाइटी में थोड़ा ओपन अप हो, थोड़ी सिक्योरिटी अच्छी रहे, ठीक है, और वहां पर स्टैंडर्ड बना रहे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनी रहे, लोग अच्छे से काम कर पाए, प्रॉपर मैनर में अपनी चीजों को कर पाए, तो इस चीज के लिए उन्होंने बात की थी। तो आर्टिकल 44 कहता है टू सिक्योर ऑल सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए क्रिमिनल कोड तो हमारे यहाँ यूनिफॉर्म है, पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। जैसे आपका तलाक है, तलाक एक फॉर्मेट में अलग जाता है, दूसरे फॉर्मेट में अलग जाता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चलिए, प्रोबेबली इस बार 5 सितंबर का वेट करते हैं, 5 अगस्त का वेट करते हैं, देखते हैं किस दिन कुछ नया आता है। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमारी कंट्री में होना चाहिए, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी चाहिए, क्लास ना एज 6 ईयर तक के लिए। तो आर्टिकल 45 में पहले से था, यहाँ पे पहले 9 ईयर तक था, इसके बाद अब अमेंडमेंट के बाद 6 कर दिया गया, और राइट टू एजुकेशन 21 में डाल दिया गया, तो 6 से 14 तक की कंपलसरी मैंडेटरी एजुकेशन दी गई है। जैसे मैंने आपसे बोला जो भी डीपीएसपी है इनको हम बदल सकते हैं, तो यहाँ पर इनको चेंज कर दिया गया। आज ये बदले जा चुके हैं, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज आ चुका है, तो डीपीएसपी में एक चीज बदल दी गई है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी। इसका टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन। यहाँ पर क्या गया है कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक लाइंस में भी डेयरी प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। इसके बाद एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पहले नहीं था, अमेंडमेंट के बाद डाला गया। भाई लोगों को लगा कि एनवायरमेंट भी बहुत जरूरी है, तो इसको भी हमारे डीपीएसपी में डाल दिया गया। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट, आर्टिकल 49। यार आर्टिकल 49 जरूरी भी है, और इसको मेरे हिसाब से एक लीगल जामा पहना देना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में जाते, कोई पत्थर उखाड़ता है, कोई मनुवर्ट्स तन्नू लिखता रहता है, कोई लवर्स वहां बैठे होते हैं, तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करते हैं लोग, तो इनका प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है, तो ये देखना चाहिए। इसके बाद 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बिल्कुल अलग होती है, उसी तरह जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव और पब्लिक सर्विस स्टेट से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। इसके बाद 7वां कहता है कि हमें इंटरनेशनल पीस, हार्मनी, सिक्योरिटी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर रिलेशन की, और इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना चाहिए। देखिए अगर इंटरनेशनली आपको पीसफुल स्टेट बन के रहना है, तो आपको इंटरनेशनल लॉज, ट्रीटीज, रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, ताकि अदर कंट्री कभी भी आप पर वॉइस रेज ना कर पाए। तो इंडिया अपने डीपीएसपी में कहता है आर्टिकल 51 में कि ये चीज हमें परमानेंट करनी चाहिए। अगर हम बात करें न्यू डीपीएसपी बेटा कौन कौन से आए थे, तो देखिए 39, 39A, 43A, है ना, 44 था, अमेंडमेंट के थ्रू इसको हमने हटा दिया और राइट टू एजुकेशन अलग ले गए, तो ये सारी चीजें हम करते गए। फिर मोर डीपीएसपी ऐड किए गए। अब क्वेश्चन आता है क्या डीपीएसपी सिर्फ इन्हीं आर्टिकल के अंदर है? नहीं,
और भी कई डीपीएसपी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिल जाएंगी, कई फंडामेंटल ड्यूटीज आपको मिल जाएंगी, कई राइट्स आपको मिल जाएंगे। बट अगर डीपीएसपी को पर्टिकुलरली पढ़ना है तो आप इसी में पढ़ेंगे। इसके बाद 2002 में चेंज हुआ, 45 अमेंडमेंट को हमने चेंज किया, 45 आर्टिकल को बदलकर 21A में राइट टू एजुकेशन में डाल दिया। अमेंडमेंट में हमने एज कर दी 6 साल से ऊपर के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, उससे नीचे का डीपीएसपी है। 97th अमेंडमेंट किया गया 2001 में, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड चीजें डाल दी गई। वॉलंटरी फॉर्मेशन करने का अधिकार दे दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आर्टिकल 43B के तहत। तभी तक हमारे पास बहुत सारी डीपीएसपीज हैं जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती हैं, बट यहाँ पर अभी लीगैलिटी नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है, इन चीजों को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आपको ध्यान रखना है। BN राव ने पहले कहा था कि भाई कैटेगरी जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल दोनों होगी, तो इसे जब एक्सेप्ट किया गया तो नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल होने का एक ही रीजन था बेटा, उस टाइम पे हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, स्टेट नॉन स्टेबल था, उस टाइम पे अगर हम स्टेट पे और बर्डन डाल देते तो दिक्कत होती। इसके बाद हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इसके फोर्स के लिए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चाहिए और इसके लिए पब्लिक ओपिनियन चाहिए, इनका मॉरल ऑब्लिगेशन है, तो इनको फॉलो करने के लिए कोई लीगैलिटी नहीं है। तो अगर इसे लीगल बना दे तो कहीं ना कहीं डीपीएसपी हमारे लिए काम कर सकती है। फ्रेमर्स ने 2 ऑप्शन दिए थे, सफिशिएंट फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं थे हमारे पास, डाइवर्सिटी बैकवर्डनेस थी, तो हम नहीं कर सकते, न्यूली बोर्न कंट्री थी, बहुत सारा बर्डन था, तो इसलिए ने इसे फंडामेंटल राइट्स में नहीं बताया। बाकी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोनों को हमें हर अधिकार देते हैं। तो फ्यूचर में डीपीएसपी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम लीगल बना सकते हैं या फंडामेंटल राइट में डाल सकते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन को हमने डाल दिया। तो ये फ्यूचर में हो सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आज के इस आर्टिकल में इतना ही है, इतना ही डीपीएसपी आपको पढ़ना है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आप इसे डिसलाइक करना चाहें तो बेशक डिसलाइक कर सकते हैं। आपको कोई भी सजेशन देना है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके सजेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड।